पीयूष गोयल, आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ये दिसंबर सेशन में जो 2025 में आपका पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो सेशन हम करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन की जो सीरीज रहेगी ना, आपको देखना है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन ठीक हुए, पक्का बताना। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है ना, क्वेश्चन देख के, और फिर आपका कमेंट करना है कि ये फिर फाइनली बताना है कि आपको मैच करके कि आपके टोटल कितने आंसर्स ठीक हुए हैं, ठीक है ना। तो और अगर आपको ये सीरीज बढ़िया लगती है तो मैं डेली आपको इस तरह के क्वेश्चंस कराता रहूंगा, हर टॉपिक से, हर यूनिट से बढ़िया वाले। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, केस स्टडी के साथ आपको मैच करना है, यानी कि प्रकरण या केस अध्ययन के साथ। तो जहाँ केस स्टडी आ जाए ना, वहाँ इन डेप्थ की बात आती है ना। मैं आपको कहूँ कि आप इस केस को अध्ययन करिए, यानी कि इसकी गहनता से जांच करिए। तो इसका गहन अध्ययन करना, या ये एक शब्द जोड़ देना जब भी प्रकरण या केस अध्ययन या केस स्टडी की बात आए। तो ये देखिए यहाँ केस स्टडी है, और इन डेप्थ थर्ड में आ रहा है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए सिंगल और ए फ्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि प्रकरण केस अध्ययन में क्या है, एकल या कुछ व्यक्तियों का गहन अध्ययन करना, ये केस स्टडी होता है। ए का हमारे पास 3 आ गया, और जैसे ही ए का 3 आता है तो आप पहले सीधा देखें है किसमें। तो देखिए ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, सीधा का सीधा आपके पास फोर्थ ऑप्शन आ गया। आप इस तरह से बढ़िया से पहले ऑप्शंस को देख ले, बहुत टाइम ज्यादा कंज्यूम ना करें, है ना। आप फिर कोई मैं इसको भी मिला के देखूं, इसको भी मिला के देखूं, घर आराम से आके सोच लेना। एग्जाम में बढ़िया से एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय देना है। दिमाग सब में है, वहां पे कौन प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, ये बात डिपेंड करती है। तो आगे भी बात कर लेते हैं। ये तो आपने केस स्टडी का हो गया। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होगी, देखिए स्टडी ऑफ बिहेवियर इन देयर नेचुरल सेटिंग विदाउट इंटरवेंशन। आप यानी कि प्रेक्षणात्मक शोध, हस्तक्षेप के बिना उनकी प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवहारों का अध्ययन करना। आप कभी भी किसी भी चीज को ऑब्जर्व करो ना, तो वहां पे याद रखना, ऑब्जर्वेशन जहां भी शब्द आएगा तो नेचुरल सेटिंग आएगी, क्योंकि हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं वो नेचुरल किस स्थिति में है वहीं पे ऑब्जर्व करेंगे ना। तो आप ये कीवर्ड्स लिख के रखो कि केस स्टडी आया तो मैं इन डेप्थ शब्द देखूंगा, जब भी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च आई तो मैं ध्यान रखूंगा कि नेचुरल सेटिंग, किसी भी तरह का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, किसी का तरह का कोई चीज नहीं कर सकता। तो ये याद रखना। तो बी का 2 हो गया। और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च की बात करते हैं तो आपको पता है बेसिकली एक होता है क्रॉस सेक्शनल और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि जहां से, यानी कि अनुदैर्ध्य शोध में जहां से हम सैंपल उठाते हैं, मान लेते हैं मैंने यहाँ से सैंपल उठाना है, तो मेरा जो आइटम है जहाँ से मैं सैंपल उठा रहा हूँ वो तो एक ही रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। मैंने आज 3 महीने, जैसे कोई सोइल का सैंपल उठाना है किसी खेत से, तो आज 3 महीने में उठा लिया, फिर अगले 3 महीने उठाऊंगा, फिर अगले 3 महीने में उठाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल प्री मानसून उठाऊंगा, पोस्ट मानसून उठाऊंगा। तो इस तरह का लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो देखिए स्टडी इन विच द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड ओवर टाइम, है ना। तो यही कह रहा है ना, अनुदैर्ध्य शोध क्या कह रहा है, वह अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह काल अवधि में प्रेक्षण और मापन किया जाता है। तो यहाँ टाइम का क्या होता है, बेसिकली कालावधि डिफरेंट डिफरेंट है ना, सेम नहीं। क्रॉस में क्या होता है, कई सारे सैंपल हो गए, है ना, क्रॉस, और 1 पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो ये क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल को मिला के बढ़िया से पढ़ना है। तो सी का 4 आ गया। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या आती है, एक्सपेरिमेंटल में वेरिएबल होता है, आपको पता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात होती है ना। वेरिएबल जो एक्टिवली मैनिपुलेट कर सकते हैं ये, तो हम इसको डी के साथ 1 मिलाएंगे। वेरिएबल आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड द एनवायरनमेंट इज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल। तो डी का 1 आ गया। तो राइट ऑप्शन फोर्थ हो गया। तो सच्ची सच्ची बताओ, ये सोच समझ के सबका फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया था क्या। इसमें आपको चारों चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी आ सकती है। आप पेपर दे के आके देखना, इनमें से एक जरूर आपको स्टडी मिल जाएगी। ऑब्जर्वेशन रिसर्च पे तो सेपरेट क्वेश्चन मिल सकता है, केस स्टडी से मिल सकता है सेपरेटली, लॉन्गिट्यूडनल से मिल सकता है, क्रॉस सेक्शनल से या एक्सपेरिमेंटल से। तो ये 4-5 बातें हमने की है, ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, और ये कीवर्ड आपको लिख के लेना चाहिए कि अब कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया तो मैं कर दूंगा। कहने का मतलब कम चीजें करिए, क्वालिटी के साथ करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता देता हूँ, ये लास्ट में भी बात करूंगा कि अपने फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर द नेक्स्ट सेशन। ये क्या है इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, पहले आप एग्जाम अच्छे से दो। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए असर्शन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि संभाव्यता प्रतिचयन मात्रात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। देखो हम दो तरह की बात करते हैं, एक प्रोबेबल सैम्पलिंग समझना और एक नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग, प्रायिकता और गैर प्रायिकता। प्रोबेबल सैम्पलिंग क्या में क्या होता है कि एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस, ऐसा ही बहुत बोलते हैं प्रोबेबली में कि हर एक सैंपल है उसका इक्वल चांस है।
तो वहाँ क्या है, क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, जैसे रैंडमली कर लिया, वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होता, वो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी में, क्वालिटेटिव में, है ना। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च, बिल्कुल ठीक बात है कि जो प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता प्रतिचयन है, वो मात्रात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। ये कीवर्ड ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी के साथ क्वांटिटेटिव और नॉन प्रोबेबिलिटी के साथ क्वालिटेटिव, पक्का रखोगे। तो मुझे अब ये बताओ, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में पॉजिटिविस्ट किसके साथ रखोगे और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक किसके साथ रखोगे, दो अप्रोच भी पढ़ते हैं ना, ये भी बताना। असर्शन ठीक है, रीजन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग बायस इन रिसर्च सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, कह रहा है कि संभाव्यता प्रतिचयन नमूनों के चयन में पक्षपात को कम करने में सहायता करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो कोई पक्षपात तो है ही नहीं, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो और ये प्रोबेबल सैम्पलिंग अप्रोप्रिएट इसीलिए है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए, कोई बायसनेस नहीं हो। तो बिल्कुल ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जैसे ही बात की प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप आपको पता होना चाहिए, किसके साथ क्वालिटेटिव आएगा, किसके साथ क्वांटिटेटिव आएगा, ये कंसेप्ट आपको प्लीज पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो हम कहीं कहीं ना कहीं लैक है तैयारी में, इस बात को मान के चलिए। और मैं वही क्वेश्चन शामिल कर रहा हूँ जो आपके आए हुए हैं रिसेंटली क्वेश्चन, और जो रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे स्केल से क्वेश्चंस हैं, है ना। स्केल जैसे हम बात करते हैं ना, नॉमिनल स्केल की, ऑर्डिनल स्केल की, रेशियो स्केल की और इंटरवल स्केल की। तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है, सिर्फ कैटेगरीज वगैरह के बारे में बात करता है, नाम मात्र में, है ना, जैसे जेंडर बता दिया, नाम बता दिया, मेल फीमेल ये सब। तो नॉमिनल के साथ क्या मैच करेंगे, नॉमिनल में क्या है, डिनोट द कैटेगरी ओनली, यानी कि ए के बाद ए के साथ क्या है, नाम मात्र के साथ तीन मैच हो गया, है ना, बिल्कुल तीन मैच हो गया, ए के साथ तीन मैच है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्या है, ऑर्डर में, कोई चीज ऑर्डर में दिखाना, यानी कि प्लेस आइटम फ्रॉम लिस्ट टू मोस्ट और लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ऑर्डर में रखना। यानी कि बी का क्या हो गया मेरे पास, बी का मेरे पास वन हो गया, बिल्कुल बी का वन हो गया, यानी क्रम में रखना, वस्तुओं को निम्नतम से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित करना, सीधा आ गया। और रेशियो में क्या होता है आपको पता है, जो प्रोपोर्शन की बात करते हैं, इनेबल रिसर्च टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शंस इजीली, रेशियो में ये आ गया, है ना, यानी कि अनुपात में क्या आ गया, अनुपातों का निर्धारण करने में सक्षम बनाना, नाम से ही पता लग रहा है। और इंटरवल में क्या होता है कि एक चीज दूसरे से कितनी दूर है, इंटरवल गैप कितना है, यानी कि प्रिसाइजली हाउ फार अपार्ट द आइटम आर, यानी कि वस्तुओं के बीच सटीक अंतर को प्रदर्शित करना, ये डी का आ गया, टू आ गया। ठीक है, तो ए का हमारे पास तीन आ गया, बी का वन आ गया, इस तरह का जो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है ना। और इसमें आपको अगर याद आ गया होगा, एब्सोल्यूट जीरो किस में होता है, एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट जीरो किस में होता है बताओ, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो किस में होता है, कमेंट में बताना। और बेसिकली एज्यूम जीरो किस में होता है, ये भी बताना। ठीक है ना, देखो मैक्सिमम कमेंट करो, अभी वो टाइम है जिसमें हम एक दूसरे से मिलकर चीजें पढ़ें, और कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वैलिडिटी से हर बार क्वेश्चन आता है, इंटरनल वैलिडिटी क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, फेस वैलिडिटी क्या है, आपको ये सब कंसेप्ट पता है कि नहीं, प्लीज बताना। और क्वेश्चन है, इफ वी सजेस्ट दैट एक्स कोज वाई, कैन वी बी श्योर दैट इट इज एक्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन वाई, दिस रिलेट्स टू, क्या कह रहा है, यदि हम सुझाव देते हैं कि एक्स वाई का कारण बनता है, तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह एक्स और वाई में भिन्नता के लिए जिम्मेदार है, यानी कि कोज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, कि एक्स के वाई के लिए एक्स जिम्मेवार है, यानी कि ये चीज चेंज हो रही है, ये चीज चेंज हो रही है, तो हम इंटरनली चीजों को वैलिड कर रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है तो ये चीज हो रहा है, तो ये कौन सी वैलिडिटी होगी, इंटरनल वैलिडिटी हो गई। ठीक है, कि मैं आपको कहूँ कि ये एक्स चेंज हो रहा है तो ये वाई चेंज हो रहा है, और एक्स है ना, वाई है सिर्फ एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है, तो इंटरनली ये क्या हो गया, वैलिड हो गया, कि ये इसका कारण, इस इफेक्ट का कारण सिर्फ यही है और कोई कारण नहीं है, तो इंटरनली क्या हो गया, ये चीज वैलिड हो गई, तो इसको बोलते हैं इंटरनली या इंटरनल वैलिडिटी। और यही चीज अगर जनरलाइज हो जाए, है ना, बाहर भी अदर सिचुएशन में जाके इसको लागू कर दे, तो जनरलाइजेशन हो गया, तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाएगी, बाह्य वैधता हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, इंटरनल वैलिडिटी हो जाएगा। अब आपको प्लीज कमेंट में बताना है कि ये वैलिडिटी वाला चैप्टर आपको सबको क्लियर है कि नहीं है
है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको मैं याद आऊंगा पेपर में या पेपर के बाद भी कि मैं ठीक बोल रहा था। आप प्लीज ये तो छोड़ने की नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। सर्वेक्षण अनुसंधान में बंद छोर वाले प्रश्न के लाभों को पहचाने। आपको पता है एक होता है क्लोज एंडेड, क्या होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, ऐसे जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जैसे आपका पेपर होगा, है ना, नेट का एग्जाम है, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको बेसिकली उन्हीं ऑप्शंस में ही तो आप आंसर करोगे ना, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। घर से तो लिख के नहीं आ सकते कुछ भी, है ना, कि मेरा सब्जेक्टिव पेपर में आप खुद से लिख सकते हो, लेकिन क्लोज एंडेड में ऑब्जेक्टिव होता है और आप जो चीज उसमें ऑप्शंस में है उसी में सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पूछा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज इजी टू प्रोसेस आंसर, उत्तरों को संशोधित करना आसान होता है। बिल्कुल आसान, अगर आ रहा है तो टिक कर दीजिए, एक बात तो ये हो गया, है ना। दूसरा, रिस्पोंडेंट कैन आंसर इन देयर ऑन टर्म्स, उत्तरदाता अपनी भाषा में उत्तर दे सकते हैं। आप एक बात बताओ, आप अपनी भाषा में उत्तर कैसे दोगे जब आपको क्लोज कर दिया है कि इन्हीं में से ही आंसर करना है। आपको कोई ऐसा तो बताया ही नहीं ना कि आप खुद से, सब्जेक्टिविटी तो है नहीं, ऑब्जेक्टिविटी है कि इन्हीं में से ऑप्शन करिए, तो ये नहीं आएगा, अपनी टर्म्स पे आप नहीं दे सकते। सी, दे आर इजी फॉर द रिस्पोंडेंट टू कंप्लीट, उत्तरदाताओं के लिए उन्हें भरना आसान होता है। बिल्कुल आसान है, अगर आ रहा है टिक करिए, है ना, और भर दीजिए, बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू बी डिराइव्ड, इसमें असामान्य उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब असामान्य उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे, अगर हमने जो ऑप्शंस रखे हैं उन्हीं में से तो उत्तर आएगा, असामान्य कब आएगा, असामान्य कब आता है आंसर, जब आप किसी को छूट दो लिखने की, है ना, सब्जेक्टिविटी करो। ऑब्जेक्टिविटी में क्या असामान्य आएगा, ऑप्शंस में है उसी में से आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, एक तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्लोज एंडेड में एक तो ए आंसर ठीक हो गया और एक सी हो गया। इस तरह का हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ए एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो अब आपने जैसे ये क्वेश्चन देखा तो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों के बारे में आपको क्वेश्चन आ जाना चाहिए। और जैसे ही क्लोज एंडेड ओपन एंडेड देखा तो आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव यानी कि गुणात्मक मात्रात्मक, पॉजिटिविस्टिक पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, इंडक्टिव डिडक्टिव यानी कि निम्नात्मक आगमनात्मक, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी। क्या आप इन सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो मुझे बताओ क्लोज एंडेड के साथ क्या क्या पॉइंट लिखोगे, ओपन एंडेड के साथ क्या क्या पॉइंट लिखोगे, पक्का पता है क्या नहीं पता, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अगर आता है तो चीज़ों को लिखने की कोशिश करिए जिससे चीज़ें रिवाइज हो, कॉन्फिडेंस डेवलप हो। नहीं आता है तो परेशान नहीं होना है, हमें सुधार करने की जरूरत है, परेशान होने से सिलेक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आप मुझे बताओ इन 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, और आप ऐसी सीरीज चाह रहे हो क्या, ऐसा प्रोसेस कर लें क्या हम एग्जाम तक, हर एक टॉपिक से किस टॉपिक पे आपको क्या कंसेप्ट समझना है। मैं कम क्वालिटी की बात करने की कोशिश करता हूँ, ये ध्यान रखना। तो मैं आपको अब बता देता हूँ कि अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर द नेक्स्ट सेशन। जो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रॉपरली डिस्कशन हो रहा है। और इसके जो लाइव सेशन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे। लाइव सेशन कब से स्टार्ट होंगे, 15 जुलाई से। कहाँ से स्टार्ट ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो मोबाइल ऐप है SWMG और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, एग्जाम के लिए काफ़ी काफ़ी सारी शुभकामनाएं। अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो, और किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि बिल्कुल आराम से चित्त को शांत करके पेपर दे के आए। जिनका फर्स्ट टाइम है वो भी सीरियसली पेपर दें, ये नहीं कि मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे ही देख रहा हूँ, ठीक है। सीरियसली का मतलब चीज़ों को एनालाइज करें प्रॉपरली कि क्या चीज़ आ रही है, क्या मुझे आता है, कितना मुझे नहीं आता। बिल्कुल चित्त शांत रखोगे, है ना। और ये मेरी बात एग्जाम में ध्यान रखना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, माइंड को बैलेंस रखना, शांति बहुत बड़ी चीज़ है। अगर चीज़ों को ठीक रखोगे तो कंसंट्रेशन अच्छा होगा, कंसंट्रेशन का और कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल है, ठीक है। तो आपको ये सेशन पे कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए। नेक्स्ट सेशन के लिए आप विलिंग है कि नहीं ये भी मुझे बताइए। इस तरह के सेशन में फिर मैं धड़ाले से लेके आऊँगा एग्जाम तक, और मैं छोटी छोटी बातें लेकिन आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर करेगी। अगर आज की मैं बात करूँ तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन या क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव
सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, पॉजिटिविस्टिक, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, है ना, सैम्पलिंग में प्रोबेबल सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग, वैलिडिटी में इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये सारी बातें अगर हमारे क्लियर हो जाएगी ना, और एक बार रिसर्च में भी देख लिया केस स्टडी क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, आप देखो तो हमने 10-15 चीज़ें ऐसी कर ली है थोड़ी सी देर में। बस इसी तरह हमें अप्रोच करना है, ये नहीं कि मैंने 200 क्वेश्चन कर लिए, मैंने 500 क्वेश्चन कर लिए, मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए, उससे क्या हो जाएगा, उससे चीज़ें तो बदल थोड़ी जाएगी। चीज़ें कब बदलेगी, जब चीज़ें हम समझेंगे, हम चीज़ों को आत्मसात करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, फिर आप कितने ही क्वेश्चन कर लो, कैसी चीज़ें दे दो, सब बेहतर हो जाएगी। लेकिन रटने से चीज़ें ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।